ओके। मुझे इस रिकॉर्डिंग के स्टार्ट करने से पहले ना जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ओके। आप लोगों ने सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रही, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके मैं स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है मैम, ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पोम की थी द वर्ल्ड इज माइन, आप लोगों को समझ आई थी वो बेटा? यस मैम। ठीक है, हम लोग वी वर ऑन द लास्ट स्टैंजा। कोई मुझे जल्दी से बताएगा? आई जस्ट ओपन दैट पेज। आप सबके पास अपनी बुक्स हैं? यस आप मैम। मुझे सिर्फ जल्दी से बताओ फर्स्ट 3 स्टैंजा में क्या है। कैन समबडी सम अप? कैन क्या समबडी, मैम? आप उसको सम अप कर सकते हो? फर्स्ट 3 स्टैंजाज में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम मैं बताऊं? शो माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी? हाँ। I hope you can see it now. It's clear? आपको दिख यस। रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? सो आपने जो हमने फर्स्ट 3 स्टैंजास किए थे, कैन समबडी सम अप, टेल मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज द थीम, क्या है? मैम मैं बताऊं? हाँ भाग्यश्री, आप बताओ। मैम हम ना गॉड से हमेशा ऐसे हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास लेग्स नहीं है। हमारे पास तो 2 लेग्स है। और कुछ लोगों के पास आईज नहीं है, कुछ लोगों के पास ईयर्स नहीं है, हमारे पास तो वो सब है। तो इसलिए द वर्ल्ड इज माइन। एक सेकेंड बेटा, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। हेलो। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है सॉरी मेरी। बेटा, आई एम सॉरी, देयर इज अ डिस्टरबेंस ओनली फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, अभी ठीक हो जाएगा सर। ओके। तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग अभी जो भाग्यश्री, जैसे आप बोल रहे हो कि हमारे पास पैर नहीं है या पैर हैं, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान है सुनने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब अगर हम एक लाइन में बोलना है, जैसे थीम की बात कर रही हूँ मैं, तो हम क्या चीज कहेंगे कि हम क्या एक्चुअली में हम व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे? मैसेज क्या है? मतलब ठीक है जो भी है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट इन डिटेल, बट एक्चुअली में जब हम ऐसी बात करते हैं, अगर हम किसी चीज के लिए क्रिप करते हैं कि जैसे हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है या बड़ा घर नहीं है या इस तरह की बातें करते हैं, तो हमें एक्चुअली में हम क्या गलती कर रहे हैं? हम क्या गलती कर रहे हैं? सो व्हाट इज द मैसेज? मैसेज क्या है? मैसेज इज दैट वी हैव टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। आपने देखा है पूरी पोम में वो बार बार ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये जो आपकी सेकेंड लास्ट लाइन है, देर इज अ रेपिटेशन ऑफ दिस लाइन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी पोम के अंदर व्हेनेवर देर इज अ रेपिटेशन, इट इज पर्पसली डन बाय द पोएट, बिकॉज उसी के अंदर मैसेज छुपा होता है। जो पोम का मैसेज है वो उसमें हिडन है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चे? यस मैम।
ठीक है, तो जब दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड इन एवरी स्टेंजा, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, सो अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द मैसेज, तो आप यही बोलोगे कि वट एवर गॉड हैज गिवन अस वी शुड फील ग्रैटिट्यूड, हमें वी शुड थैंक द यूनिवर्स, हमें भगवान को, ईश्वर को नतमस्तक होके हमें उनको धन्यवाद देना है। ठीक है, हमारे पास जो चीजें हैं हो सकता है वो दूसरे के पास ना हो। सो यहाँ पे जो पोएट है वो शी वाज jealous because somebody was beautiful, she was jealous because somebody was very calm, okay, she was jealous because when she saw a child with the blue eyes. तो हर जगह जो jealousy है, jealousy, it is not good to be jealous, okay, we should feel हैप्पी विद वॉट एवर वी हैव, हमारे पास जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है या कोशिश नहीं करनी है, सब कुछ करना है, बट जो भी हमारे पास है हमें उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मैसेज। तो इसी के साथ जो हमने फोर्थ स्टेंजा हमने नहीं पढ़ पाए थे उस दिन, वो ये है, मैं इसको जल्दी से रीड कर देती हूँ बिकॉज हमने नेक्स्ट लेसन भी करना है। विद लेग्स टू टेक मी वेयर आई गो, विद आईज टू सी द सनसेट्स ग्लो, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. तो इसका क्या मतलब हुआ? अब जो मैंने आपको समझाया उससे कोई जल्दी से बताएगा इन 4-5 लाइनों का क्या मतलब है? Other than Bhagyashree, I think somebody else should participate. ये वालवीर राजवीर के नाम से कौन जुड़ा है बच्चा? अनम्यूट करके बताओ बेटा। ओके, स्नेहल इज देयर? स्नेहल, अनुष्का, सान्या, कौन बताएगा? कोई बच्चा अच्छा बताए इसको कि इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? जल्दी से, हम लोग टाइम ना वेस्ट करें बेटा। आप मैम लोगों हिंदी में, हाँ जी, हिंदी में बताओ बेटा। मैं बताऊं? बता दो, आप बता दो। मैम हमारे पास 2 लेग्स है जिससे हम जहाँ चाहे वहां भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जी हमारे हाँ। पास 2 आईज है, हम सनसेट्स का ग्लो देख सकते हैं, हमें जो मन में आया जो पसंद है वो देख सकते हैं। हमारे पास 2 ईयर्स है, हमें जो चाहिए मतलब हम ईयर्स से जो नॉलेज ले सकते हैं, जो चाहिए वो सुन सकते हैं। तो या ओ गॉड फॉरगिव मी मतलब फिर भी हम गॉड से कंप्लेन क्यों करते हैं? हमें गॉड से माफी मांगनी चाहिए एंड खुद को लकी समझना चाहिए कि हमें लेग्स है, आईज है, ईयर्स है। सो द वर्ड इज माइन। सो लेग्स, ईयर्स, आईज यहाँ पे बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सारी फैकल्टीज हैं, हमारे पास सारी ये क्या बोलते हैं, भगवान की दी हुई हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग मत ले लो कि हमारे पास टांगे हैं या हमारे पास आंखें हैं या हमारे पास कान है सुनने के लिए। इसका मतलब ये है कि वट एवर वी हैव वी शुड फील सेटिस्फाइड, वी शुड शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, दैट्स इट। ठीक है, और इसी के साथ हम इसी पोम की, अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मैंने ये 4 वर्ड्स हैं जो थोड़े ट्रिकी से हैं। एनवीड का मतलब जेलसी, आपको समझ में आ रहा होगा ना, जेलसी का मतलब ईर्ष्या करना। हॉबल मतलब वॉक विद ए लिम्प, मतलब आप लंगड़ा कर चलना। ठीक है, तो वो लड़की जो सुंदर थी इन द फर्स्ट स्टैंजा वो चल रही थी ऐसे। आइल होता है जो भी पैसेज होता है दो चीजों के बीच में, चलने का जो रास्ता होता है ना, जो पैसेज होता है बेटा, हम उसको आइल बोलते हैं। एंड वाइन का मतलब कंप्लेन करना। 4 वर्ड्स आपको समझ में आ गए? अब आया डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस, तो आप कर सकते हो कि शी वॉज ब्यूटिफुल, इजंट इट? What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? जब उस lad का मतलब होता है लड़का, ठीक है, और उससे जब वो बात कर रहा था स्पीकर, तो उसने क्या चीज नहीं थी जो रियलाइज करी? ऐसी क्या चीज थी जो उसने रियलाइज नहीं करी, उस टाइम पे रियलाइज नहीं करी जब वो बात कर रहा था उससे?
जो स्वीट्स बेच रहा था उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी सेकेंड स्टैंजा में, जब वो जो लड़का स्वीट बेच मैम रहा वो था बच्चा ब्लाइंड था। वो ब्लाइंड था। यस ही वाज, तो हम उसको ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, हम उसको विजुअली इम्पेयर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? विजुअली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब कोई कमी होना, ठीक है। हम लोग कभी किसी को ब्लाइंड नहीं बोलते, डेफ नहीं बोलते, डिसेबल्ड नहीं बोलते, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए तो मैं वैसे आपके साथ शेयर करूंगी रिसोर्स मटेरियल्स का, बट उसमें मैं लिख के भेजूंगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछा जाए इसके अंदर कि ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी, तो आप क्या बोलोगे? दैट ही वाज विजुअली इम्पेयर्ड। और अगर ये क्वेश्चन आए, व्हाई डिड द ब्लू आइड बॉय नॉट जॉइन अदर्स इन देयर गेम, जो नीली आंखों का जो बच्चा था वो सिर्फ गेम देख रहा था, वो दूसरों से कि उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया और बच्चों के साथ वो खेलने क्यों नहीं गया? तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? नॉट अ हेयर। हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, समझ गए? यस मैम। ठीक है। सो आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे, IMPAIRED, इम्पेयर्ड। लिख लिया आप लोगों ने अपनी किताब में? यस तो मैम। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है बच्चे। कभी हम फिजिकल, हम डिसेबल्ड नहीं वर्ड यूज करते। व्हाट डज द स्पीकर थैंक गॉड फॉर? तो ये तो इसमें मैसेज आ गया कि वी शुड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स यूनिवर्स, फॉर वॉट एवर वी हैव। ओके, हमारे पास जो है हमें उसके लिए भगवान से धन्यवाद करना चाहिए। समझ गए बच्चे? ओके, बिफोर वी गो फर्दर, इसके अंदर मुझे कोई राइम स्कीम बताएगा क्या यूज हुआ है इसके अंदर? यहाँ पे लास्ट है हेयर, फेयर, आइल, स्माइल, वाइन, माइन। क्या है? AABBCC। वेरी गुड हर्षैली। फिर आया चार्म, हार्म, काइंड, ब्लाइंड, वाइन, माइन। AABBCC। वेरी गुड। थर्ड में भी आई थिंक यही है शायद। Yes, ब्लू, ब्लू, डू, डियर, हियर, वाइन, माइन। यस, पूरे पोम में अच्छा, कभी भी ये मत सोचना कि जो हम राइम स्कीम एक फर्स्ट स्टेंजा में है सेम सेकेंड में भी होगी। कभी कभी इट इज इरेगुलर, सेम नहीं होती है, ठीक है। यूजुअली होती है बट कभी कभी नहीं भी होती है। तो कभी बिना ध्यान दिए इस चीज पे लिख मत देना एग्जाम में। एंड एक बार चेक कर लेते हैं, गो, ग्लो, नो, वाइन एंड माइन। अब आप मुझे यहाँ बताओ, AAABB। या गो, ग्लो, नो, वाइन एंड माइन, ठीक है, डन। अब इसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपने स्टैंजा से ही देख के भरने हैं। ये भी मैंने करके रखे हैं, आपको मैं भेज दूंगी, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग है, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल है, इसके साथ क्या जाएगा? He can experience the beauty and gifts of his life, was hearing impaired, was very thankful to the speaker in the poem, या had a handicap in her legs. क्या आएगा ए के साथ? जल्दी बताओ जीवन। विद मैम ए, 3 नंबर का। हाँ जी बेटा, 3 नंबर का। 3 नंबर का। द ब्यूटीफुल गर्ल के साथ क्या आएगा? आर यू श्योर 3 आएगा? ब्यूटीफुल गर्ल को क्या दिक्कत थी, क्या सेकंड आएगा। क्या आएगा हर्षाली? सेकंड। Second, are you sure? Beautiful girl, was she hearing impaired? क्या आएगा बताओ, ध्यान से देख के बताओ। सॉरी मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। I said we are doing question number 2
द ब्यूटीफुल गर्ल के साथ कौन सा आएगा इसके अंदर से? ही कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट्स ऑफ हिज लाइफ, वाज हियरिंग इम्पेयर्ड, वाज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर इन द पोम, या हैड अ हैंडीकैप इन हर लेग्स? had a handicap in her legs. तो 4 आएगा ना, चौथा आएगा ना, 4 आएगा. सेकंड ये बी पढ़ो, द लैड First. हु वाज सेलिंग स्वीट्स, उसके साथ क्या आएगा? First. फर्स्ट आएगा, जो स्वीट्स बेच रहा था वो सुन नहीं सकता था, ये देख नहीं सकता था, देख नहीं सकता था. Yes, so he cannot experience the beauty and gifts of his life. The child watching others play. Second, was hearing impaired. The poet says the world is mine because. Third, was very thankful to the speaker in the poem. Very good. ठीक है, तो आप ये कर लोगे. उसके बाद है what does the poet mean when he says, she says, sorry, the world is mine. Explain the importance of the title with reference to the poem. तो इसके अंदर ये मैं आंसर पूरा कंप्लीट आपको भेज रही हूँ, लेकिन ये वही रेपिटेशन है ऑफ द मैसेज ऑफ द थीम ऑफ द पोम, और जिसके अंदर आप यही लिख सकते हो जो स्पीकर है. मैम रेफरेंस मतलब है? क्या बेटा? रेफरेंस. रेफरेंस टू द पोम का मतलब है कि आप कविता को दिमाग में रख के, ठीक है, तब इसका जवाब दो प्रश्न का. ठीक है, ओके मैम. समझ गए? तो जब कविता आपके दिमाग में है, आपको मालूम है क्या है, तो जो यहाँ पर है वो पोएट, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पोएट बार बार एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं, हर लाइन, हर स्टैंजा में. ओ गॉड फॉरगिव मी वाला व्हेन आई वाइन, क्योंकि उसके थ्रू ही इज कन्वेइंग दिस मैसेज दैट वी शुड फील थैंकफुल और शो ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक्स देना, ठीक है, ईश्वर को थैंक्स देना फॉर वॉट एवर वी हैव इन लाइफ. हमारे पास जो भी है हमें उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए और थैंक्स देना चाहिए ईश्वर को. सॉरी. अब ये है this kind of a question, I don't know whether you get it or not. What is the theme? Again उन्होंने वही चीज रिपीट की है. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response. क्या आपको लगता है कि अगर किसी कोई मतलब हाथ पैर से कोई कमी है अगर, तो उसको भीख मांगना चाहिए? बेग का मतलब होता है भीख मांगना, फॉर मनी. डू यू थिंक इट इज राइट? बताओ बेटा, क्या ये सही है कि अगर आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो आपको सीधा भीख मांगनी शुरू कर देनी चाहिए अपनी जीवन को जीने के लिए? मैम क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है फिजिकली, तो क्या हमें, अगर हम काम नहीं कर सकते जैसे बाकी लोग करते हैं, तो क्या हमको भीख मांगनी चाहिए? इज इट राइट? नो मैम. तो क्या करना चाहिए? आपने देखा पोम के अंदर किसी के पास टांग नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास सुनने की क्षमता नहीं है, फिर भी वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं. क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना. यस मैम. और जो कभी फिजिकली मतलब फिजिकली उसमें कोई कमी होती है ना, वो हैंडीकैप नहीं होता, बल्कि जो दिमाग से कोई काम नहीं करता ना, वो हैंडीकैप होता है. बिल्कुल है. तो देर इज नो नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको पास जो भी है आप उसके अनुसार जो कार्य कर सकते हो, ओके, आपको वो करना चाहिए. जो आपके पास है, मतलब जैसे वो बच्चा है, अगर वो स्वीट्स बेच रहा है, वो सुन नहीं सकता, तो कम से कम वो देख सकता है. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है. अगर कोई देख नहीं सकता
तो कोई और काम कर ले जिसमें कि देखने की इतनी मतलब वो नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब देख के काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। कितने बच्चे, कितने आपने देखे इंटरव्यूज हुए जिनको कि दे डोंट हैव दैट फैकल्टी, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो पेंटर्स हैं, क्योंकि वो फिर भी अंदाजे से पेंट कर रहे हैं। किसी के पास हाथ पैर नहीं है, वो फिर भी अपने पैरों से ही पेंट कर रहे हैं, ब्रश को अपनी उंगलियों, पैर की उंगलियों में फंसा के, एंड दे आर अर्निंग मनी, ठीक है ना, थ्रू दैट। तो हमेशा आपके पास जो है उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए कृप करके भीख नहीं मांगनी चाहिए, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ओके, ठीक है। यस मैम। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ, ये तो वो उन्होंने बोला राइम, जितने वर्ड्स बनते हैं आप उनको कितने भी लिख सकते हो, अभी हमने किया ही है, ठीक है। इसके अंदर जैसे इन, अब ये है फिगर ऑफ स्पीच, मतलब पोएटिक डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड इन दिस। इन्वर्जन वो होता है जहाँ पे कि हम खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उसका उत्तर दे देते हैं, या रिपीटेशन। है ना। इंटेरोगेशन होता है जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो। ऑनोमोटोपिया है कि जब आप कोई भी वर्ड अगर ऐसा होता है जो कि अगर हम उसको बोलते हैं तो उसी से हमें वो वर्ड, वो चीज दिखने लगती है। जैसे स्नेक क्या करता है, हम कहते हैं ना स्नेक हिज, HISS, हिज बोलते हैं ना। तो अगर हम हिज वर्ड सुनते हैं तो हमें एकदम क्या सुनाई देता है, स्नेक। हमें एकदम, अगर हम हिज वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है एकदम से, स्नेक आता है। मैम कौन सा वर्ड? अगर हम हिज बोलते हैं, HISS, यस मैम। HIS बोलते स्नेक। हैं, तो अगर हम हिज वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है, कौन सा ऐसी जीव हमारे दिमाग में आता है, स्नेक। स्नेक आता है ना। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑनमोटोपिया, ठीक है। एंड एपोस्ट्रोफी होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, हम किसी को पुकारते हैं, और वो इंसान या जिसको भी हम आवाज दे रहे हैं या जिससे हम संबोधित कर रहे हैं, जिससे हम एड्रेस कर रहे हैं, हम जिसको बात कर रहे हैं, वो वहां पे नहीं है। अब जैसे इस पोम के अंदर ओ गॉड फॉरगिव मी, तो वहां पे गॉड तो नहीं खड़े ना, गॉड तो नहीं खड़े, लेकिन इन एवरी स्टेंजा ही इज एड्रेसिंग गॉड, ठीक है। सो दैट बिकम्स एन एपोस्ट्रोफी, समझ गए? यस मैम। ठीक है। अब और इमेजरी जो है, आप पिक आउट 4 लाइंस दैट कंटेन इमेजरी। इमेजरी होता है, मैंने आपको बताया था, इमेजिनेशन से रिलेटेड। आप क्या अगर आप कुछ लाइन को पढ़ के आप वो इमेजिन करते हो तो दैट बिकम्स एन इमेजरी, ठीक है। कोई भी लाइन हो सकती है पोम की, अकॉर्डिंग टू यू, जिससे कि पढ़ने से आपको वो दृश्य देखना लगता है, मतलब आप देखने लगते हो, आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है एज इफ दैट थिंग इज देयर, एक्चुअली देयर, आपकी आंखों के सामने हो रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को आप होमवर्क लो और ये करके मेरे साथ शेयर करो। बेटा आप लोग होमवर्क शेयर नहीं करते हो अपने ग्रुप में करने के बाद? मैम टाइम ही नहीं मिलता, पेपर चालू है हमारे। अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं रिसोर्स मटेरियल शेयर कर लूंगी, आप वहां से अभी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है ये कंप्लीट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड सजेस्ट अ टाइटल। ये उन्होंने कुछ लाइंस दी हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर ये दीज आर द बिगनिंग लाइंस। उन्होंने कहा एक स्टोरी को आप लिखो, शॉर्ट स्टोरी, एंड उसको एक टाइटल भी दो। टाइटल का क्या मतलब हुआ, जैसे एक विषय होता है ना, हम देते हैं, विषय होता है ना, हाँ, तो उसका एक टाइटल आप कोई भी सोच के अपने मन मर्जी से, जिसके ऊपर वो आधारित है, जिसपे वो निर्भर करता है पूरी स्टोरी, आप उसका टाइटल बना के दे सकते हो। अ पोलियो विक्टिम एंड अ स्ट्रॉन्ग बट विजुअली चैलेंज्ड मैन वेर फ्रेंड्स, दे विश टू गो to pay homage at a place of worship 3 kilometers away. Now continue the story and try to end it with related moral or proverb. अब यह है एक पोलियो विक्टिम, आपको पता है जिसकी टांगे टेढ़ी होती हैं बचपन से,
है ना, चल नहीं पाता, लड़खड़ा के चलता है ऐसा, और जिसकी बट विजुअली चैलेंज, अ पोलियो विक्टिम एंड अ स्ट्रॉन्ग बट विजुअली चैलेंज्ड मैन वर फ्रेंड्स। कि एक पोलियो, एक, कौन कौन यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कौन कौन फ्रेंड्स हैं? एक तो पोलियो विक्टिम हो गया जो पोलियो से ग्रसित है, और दूसरा A strong man. स्ट्रॉन्ग बट उसके पास क्या नहीं है, विजुअली चैलेंज्ड। Visually challenged. Ear नहीं है. विजुअल क्या होता है बेटा? Eyes. Eyes. विजुअल मतलब आईज, यू विजुअलाइज थिंग्स ना, तो हम आईज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो वो दोस्त है, दे विश टू गो टू पे होमेज का मतलब है वो किसी तीर्थ यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं जो कि 3 किलोमीटर दूर है। अब इसके ऊपर आप एक कहानी बनाएंगे, लिखेंगे, बहुत शॉर्ट स्टोरी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 10-12 लाइंस दी हैं, तो एक छोटी सी कहानी, अच्छी सी कहानी बना के, और उसका एक शीर्षक भी आप देंगे, ठीक है। ये सब मैंने करके रखा है, आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। ओके, अभी ये मैं जो भी है ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वी आर कमिंग टू 4.2 भोली लेसन। किसने, आपने स्कूल में पढ़ा ये भोली लेसन? Yes मैम, भोली हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके साथ सिर्फ जो उसका मेन पोर्शन है मैं वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। आप सबने पढ़ा है, मोक्षदा, हर्षाली, आप सबने पढ़ा है ये वाला लेसन अपने स्कूल में? यस Yes. मैम। ठीक है, सो वी विल नॉट Yes, ma'am. रीड दिस लेसन इन डिटेल। हम इसका ये एक Okay. लड़की जिसका नाम सुलेखा है उसकी कहानी है, जिसको कि भोली कहा जाता था। Why was she called भोली? भोली का क्या अर्थ है? मैम मतलब वो लड़की सीधी सादी थी. ठीक है, सीधी सादी थी। उसको क्यों सीधी सादी Simple कोई turn. पता था? ऐसा क्या हुआ था? देखो अभी हमने द वर्ल्ड इज माइंड हमने पोम करी, जिसमें हमने ये क्या सीखा कि हमारे पास जो भी है हमें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और उसके ही साथ हम, अगर कोई कमी भी है हमारे, तो उसके साथ हम कैसा अपना जीवन जिए, इस बात का हमको एक मैसेज मिलता है। और कुछ कुछ ऐसी ही चीज आपको इस पार्ट में भी, इस लेसन में भी करने को मिलती है भोली में, ठीक है। तो भोली कैसी बच्ची थी? सुलेखा एक कैसी बच्ची थी? Simple turn. शी वाज सिंपलटन। सिंपलटन तो थी। सिंपल एंड सिंपलटन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सिंपलटन? मैम सिंपल मतलब सीधी सादी, और सिंपल टर्न मतलब वो किसी पे ही बिलीव कर लेती थी, ऐसे ही कोई कुछ भी करे तो इजीली बिलीव कर लेती थी. हाँ, उसको हम गुलेबल भी बोलते हैं, लेकिन सिंपलटन जो है यहाँ पर उन्होंने ये वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि उस बच्ची के दिमाग में कमी थी। वो कमी क्यों आई? क्योंकि वो जब 10th मंथ की थी तो वो बेड से नीचे गिर गई थी, और इसके लिए इस वजह से उसका जो ब्रेन है वो उसका ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो गया. वेरी गुड भाग्यश्री, ये बात सबको पता है? मैम उसकी माँ उसको डम काऊ बुलाती थी. उसकी माँ उसको डम डम काउ यस मैम, डम काऊ. बुलाती थी। क्या उसकी मदर का ऐसा बोलना सही था? नो मैम. नो मैम. रॉन्ग। ओके, अब आप मुझे बताओ इसके साथ साथ उसके अंदर और क्या कमी थी? मैम वो जो जब छोटी थी तब वो वेरी प्रीटी दिखती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई थोड़ी सी तो उसके चेहरे पे ना ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए थे. हाँ, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, ठीक है। उसको स्मॉल पॉक्स ने उसके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर दाग छोड़ दिए थे। यस मैम, सिर्फ आई छोड़ के. सिर्फ आइज को छोड़ के, जिसको कि हम यहाँ पे जानते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला, अब मैं बीच बीच में पढ़ रही हूँ, एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी बट व्हेन शी वाज 2 years old। तो आप ये बात याद रखो कि
व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड तब वो गिर गई थी एंड उसका ब्रेन का एक पोर्शन डैमेज हो गया था, ठीक है। और जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, और उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स की जो मतलब कोई इलाज नहीं होता था, स्मॉल तो बॉक्स मतलब मैम? अब तो जैसे वैक्सीनेशन मिल जाती है, बट तब ऐसा नहीं था। और वो दाग उसके चेहरे पे, शरीर पे रह गया था, और सिर्फ आईज पे, जैसे बोला है, बिल्कुल सही बोला मोक्षदा आपने, तो नहीं था। और द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। अच्छा, तीसरी क्या प्रॉब्लम थी? मैम वो बोलती नहीं थी। हाँ जी मैम वो क्लियर किया है अभिषेक, एक मिनट अभिषेक को बोलने दो बेटा, एक मिनट। आई एम सॉरी बेटा, एक मिनट बोलने दो, ही वाज सेइंग समथिंग। हाँ जी बोलो बेटा। मैम वो बोलती नहीं थी, नहीं बोलती थी, अकलत लेकिन के कैसे बोलती थी? अकलत अटक के। अटक के बोलती थी। उसको हाँ हम मैम। क्या वर्ड यूज करते हैं अटक अटक के बोलना? स्टेमर। क्या बोलते हैं? स्टेमर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना इन्होंने वर्ड स्टेमर्ड, दिख रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जब आप अटक अटक के बोलते हो ना बेटा, तो हम उसको मैम स्टेमरिंग बोलते हैं। हाँ जी बोलो जीवन। स्मॉल बॉक्स मतलब क्या है? स्मॉल पॉक्स चेचक को बोलते हैं, चेचक हो जाना, ठीक है। और उस टाइम पे तो इट वाज अ फेटल डिजीज, मतलब एक ऐसा वो था, बीमारी थी जिसका कि कोई इलाज नहीं होता था। तो और गांव में तो आपको पता है वैद्य होते हैं, वो लोग करते हैं इलाज। तो कितना इलाज किया और कैसे किया, जो भी हुआ, उस लड़की के फेस पे दाग रह गए थे, फेस क्या पूरी बॉडी पे रह गए थे, ठीक है। सो 3 प्रॉब्लम्स थी, 3 प्रॉब्लम्स उसकी, ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। शी स्टेमर्ड, शी वाज लिटिल अंडरस्टैंडिंग जो उसकी थी वो थोड़ी, इट वाज लिटिल लो बिकॉज वन पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज्ड। एंड तीसरा क्या था उसको बेटा, कि वो स्टैमरिंग करती थी, वो अटक अटक के बोलती थी। इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, और उसकी माँ उसको क्या बुलाती थी? डम्प का। ओके, उस किसकी बच्ची थी वो? व्हाट वाज द नेम ऑफ हर फादर एंड व्हाट वाज ही बाय प्रोफेशन? राम राम। रामलाल। पूरा नाम क्या था उसका? रामलाल। पूरा नाम क्या है उसका बेटा? ये मैम देखो, नाम पूरा याद रखो ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। नाम क्या है? नंबरदार। नमंदर नंबरदार, रामलाल। ठीक है, नंबरदार रामलाल। कितने बच्चे थे उसके? हाउ मेनी किड्स ही हैड? 7 7 बच्चे, लड़के जिनमें से कितने थे? 3 sons मैम and 4 daughters. या अभी वो उसके जो मैम हाँ जी बोलो। मिमिकेड मतलब? मिमिक मतलब किसी का नकल उतारना, मिमिकिंग करते हैं ना, किसी की नकल उतारते हैं। तो जो बच्चे थे दूसरे, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, मतलब जैसे वो हड़बड़ाकर जैसे वो बोलती थी अटक अटक कर, तो जो बाकी थे वो उसको कॉपी करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। चलो दूसरे मजाक उड़ाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मदर भी उसको कुछ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। लेकिन उस बच्ची के जीवन में, लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा हुआ दूसरों की कृपा के वजह से, समथिंग गुड हैपेंड इन हर लाइफ, दैट उसका जो पूरा मतलब जो उसका जीवन है वो ही चेंज हो गया। देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अभी हमने बोला। 3 लड़के थे उसके पास और 4 बेटियां थी, जिसमें से पहली 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी या एक की हुई थी? मैम एक की शादी हो चुकी थी, दूसरी की शादी की बातचीत चल रही थी। क्या? और जो तीसरी थी वो भी सुंदर थी, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी कि उसकी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राइट। लेकिन टेंशन किसकी थी? सुलेखा की। भोली की। सुलेखा की थी, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। अच्छा, जो उसके बेटे थे
वो कहाँ पर थे, उनको कहाँ पे भेजा गया था पढ़ने के लिए, कहाँ भेजा गया था, और फिर कॉलेज भी कराया गया उनको, शहर, सिटी, ठीक है। जो लड़के थे अब यस मैम। अब आप मेंटेलिटी देखो, आप इसके अंदर अब वो सोशल इविल्स देखोगे, अगर इन टोटलिटी आप इसको देखते हो लेसन को, तो इसके अंदर सोशल इविल्स हैं। सोशल इविल क्या होता है? सोसाइटी से रिलेटेड गलत बातें। सबसे पहली गलत बात यह है कि एक बच्ची अगर उसकी खूबसूरती नहीं रही है तो उसको घर वाले भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को, और फिर उसको स्कूल भी नहीं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। देयर इज नो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो हम कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? जहां लड़कियों की शादी कर दी जाती है और करते वक्त डाउरी दी जाती है। व्हाट इज डाउरी? व्हाट इज डाउरी? दहेज दिया जाता है, ठीक है ना। अब हमारी सोसाइटी, वी हैव इवॉल्व, वी हैव चेंज्ड। हमारी सोसाइटी में अब इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हाँ, कहीं दूर दराज के विलेजेस में अगर किया जाता है तो वो अभी वो वाला चलन नहीं है, ठीक है। और अब हर घर का हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको स्कूल भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्किल नॉलेज के बेसिस पे, अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपने पैशन के बेसिस पे कोई भी जॉब पिक कर सके लाइफ में एंड इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर, दूसरों पे निर्भर नहीं होना। और जब लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो फिर ये सारी चीजें तो मतलब ही नहीं होती, मतलब ही नहीं रखती कि उनकी शादियों में डाउरी दी जाए, या उनकी शादियां कम उम्र में कर दी जाए, या उन्हें घर में बिठा लिया जाए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सुलेखा जिसकी बात कर रहे हैं, शी फेस्ड ऑल दीज सोशल, शी वाज अ विक्टिम ऑफ दीज इविल्स, सोशल इविल्स। ओके, इतना समझ आ गया सब बच्चे? यस मैम। ओके, अब उसकी लाइफ में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो कैसे आया, कौन लेकर आया? मैडम। उसकी टीचर के वजह से। टीचर की वजह से तो आया, लेकिन उसको स्कूल भेजने का जो डिसीजन था वो कब लिया गया? क्योंकि मैंने आपको बताया वो बिलोंग टू अ जब सोसाइटी। उनके गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन हुई, तब तहसीलदार जो साहब थे वो वहां पे आए थे ओपनिंग सेरेमनी को। तो उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो तुम अपनी बेटी को इस स्कूल में एडमिशन करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल करा दो, क्योंकि यू हैव, क्यों, व्हाट वाज द रीजन? वो क्या चीज पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, तुम एक रिस्पेक्टिव ऑफिसर हो। हाँ, नहीं नहीं, रिस्पेक्ट, उसने क्या बोला था? आप ये देखो, यहाँ पर हम आ गए अब इस वाले पेज पे, सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। उसने क्या बोला था? प्लीज रिमेम्बर दिस। तहसीलदार ने क्या बोला था टू रामलाल, नंबरदार रामलाल को क्या बोला था? नंबरदार का मतलब उसका नाम नंबरदार नहीं था, ही वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। रेवेन्यू का होता है मतलब होता है पैसा। तो पैसे की लेन देन से रिलेटेड जो सरकारी काम थे उसका वो वहां पे ऑफिसर था। और जब ये स्कूल छोटा वाला प्राइमरी स्कूल खोला गया, सॉरी बेटा, मेरे ना थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो है ये बोला गया कि एक एग्जाम्पल सेट करो, लोगों के सामने एक अपना एक उदाहरण रखो कि हम भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये काम क्या दिल से किया गया था या दिखावे के लिए किया गया था? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बोला कि आप यू हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर विलेजर्स। सो वो सिर्फ इसी वजह से उस बच्ची को वहां भेजा गया, जिससे उसकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मगर ईश्वर ने कुछ अच्छा ही कर दिया उसके लिए। ओके, अब जब भोली स्कूल जा रही थी
तो उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ के ऐसे ले जाया गया जैसे कि कोई घर से बाहर निकाल रहा है। तो उसके दिमाग में कौन सा जीव आया? उसने काऊ। तुलना तुलना किससे लक्ष्मी। करी? लक्ष्मी से। लक्ष्मी कौन थी? काऊ। काऊ थी। और उसने क्या तुलना करी? उसको क्या दिमाग में एकदम से क्या आया उसके कि क्या हो रहा है उसके साथ? मैम उन्होंने जब उसकी जो काऊ थी लक्ष्मी उसे बेचा था तो उसे भी वैसे ही खींच के ले गए थे, तो वैसे ही भोली को भी ले जा रहे थे। तो उस भोली को ऐसा लगा कि उस लक्ष्मी की तरह मुझे भी भेज देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आया बेटा? यस मैम। है ना? तो उसको उसने Yes, अपनी शी कंपेयर्ड हर सेल्फ टू हर टू द काउ। जो लक्ष्मी काउ थी उससे उसने अपना कंपैरिजन किया कि जैसे उसको पुल करके लेके गए थे ऐसे ही इसको लेके गए थे। लेकिन तुरंत कुछ टाइम बाद उसका मन अच्छा हो गया और उसको लगा कि हाँ शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये भावना, ये फीलिंग कब आई उसके अंदर? कब आई? Other than मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। I want others also to participate, beta. But it's good that you are giving me all the answers. But बाकी बच्चे भी अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा। जीवन, अभिषेक कर रहे हैं, हर्षाली, मोक्षदा भी, और बाकी और बच्चे हैं वो बिल्कुल क्वाइट हैं। प्लीज बेटा बोलो। आप लोग इस तरह से चुप नहीं रहना है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, सो टेक इट एज अ रीकैप। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा उसके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है, ऐसा फीलिंग कब आया उसके मन में? बताएं। हाँ भाग्यश्री, आई नो यू नो द आंसर। जीवन आप बताओ। अच्छा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। या नहीं मैम, सॉरी। ओके, आई थॉट आप जवाब। चलिए भाग्यश्री आप ही बता दीजिए। जब उसकी माँ उसे उसकी बड़ी बहन के नए कपड़े पहना रही थी, उसके बाल बना रही थी, उसने बहुत दिनों बहुत बात किया था और हाँ, उसे नए नए ड्रेसेस मिल रहे थे, तब उसे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है। यस। तो मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ। लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? फिर से दिखावा। It was show they were just trying to do it for the sake of doing. ठीक है? They were not doing it, they were not willing actually. वो मन से नहीं कर रहे थे ये सब करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चलो इसको अच्छे कपड़े पहनने दो, नहीं तो टीचर्स और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में हाईलाइट कर लो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। उस बेचारी के लिए तो कभी नए कपड़े बने ही नहीं थे। वो ओल्ड अपनी सिस्टर्स की मतलब पुराने कपड़े ही पहना करती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई उसको उसको साफ सुथरा रखे या उसके कपड़ों को धोए, ऐसी किसी में भी कोई इच्छा नहीं थी। बट टुडे शी वाज लकी टू receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. आज उसको वो कपड़े पहनने को मिले जो साफ सुथरे थे। ठीक है? चंपा कौन थी उसकी? चंपा कौन है? बहन। कौन सी? बड़ी, छोटी? छोटी थी कोई बहन? बड़ी। हाँ, क्योंकि शी वॉज द यंगेस्ट। वो तो सबसे छोटी थी ना, कोई उससे छोटा तो था ही नहीं। तो चंपा वॉज द एल्डर वन। तो जो बड़ी बहन थी उसके कपड़े, पुराने कपड़े जब धुल धुल के क्योंकि धोए उन्होंने, धुल धुल के वो छोटे हो गए, श्रिंक कर गए, और अब वो चंपा को नहीं फिट होते थे। तो वो किसको दे दिए गए पहनने के लिए? भोली को। भोली को। एंड शी वॉज हैप्पी। उस बेचारी को उसी में ही खुशी मिली कि चलो कब आज मुझे धुले हुए कपड़े तो मिल गए पहनने के लिए, चाहे पुराने ही सही। But today she was lucky to receive a clean dress. Okay, she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. What is matted, beta? What मैम is मैटेड मतलब उसने बहुत दिनों से वो बाल बनाए नहीं थे तो उसमें वो गुंथा हो गया था सब कुछ।
बिल्कुल सही। तो वो ऐसे जैसे उजले से। मैट बुन जाता है, ऐसे हम टोकरी बुनते हैं, तो ऐसे करके उलझे हुए बाल थे उसके। बट पहली बार उसको ऑयल लगाकर उसको नहलाया धुलाया गया, उसके बाल बनाए गए, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। सो दिस वाज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than home. ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको कि उसको कब लगा ऐसा कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आपको इसी में से ही आंसर लिखना है. ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस मैम। Yes, ओके. नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ द टीचर? अब यहाँ पे जो भोली है उसको जब वो वहां पहली बार पहुंची तो उसने वहां पर चार्ट पे बहुत सारे अक्षर देखे लिखे हुए. उन अक्षरों से उसने के साथ साथ कुछ जानवर और पक्षियों के फोटोज बनी हुई थी, बिकॉज इट वॉज एन एलिमेंट्री स्कूल. बेसिक लर्निंग हो रही थी ना. तो बेसिक लर्निंग तो आप जैसे क ख ग से शुरू करते हो, ABCD से शुरू करते हो ना बच्चे. तो यहाँ पर जब उसने क्लास में अपना कदम रखा, अपना पैर रखे, तो उसने क्या देखा कि वहां पे कुछ अक्षर लिखे हुए थे और उन अक्षरों से वर्ड्स थे और कुछ तस्वीरें बनी हुई थी. तो उन तस्वीरों को उसने कैसे रिलेट किया? बताओ. क्या मैम? मैंने कहा उसने क्वेश्चन रिपीट करो ना ये मैम. वाला जो ये पैराग्राफ है मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ बेटा. इसको, इतने को मैं पढ़ूं इसको. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. उसको तो उसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या बोल रही है. She looked at the pictures on the wall. आपको पता है स्कूल में चित्र बने होते हैं, कुछ अक्षर लिखे होते हैं, कुछ शब्द लिखे होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं. स्पेशली जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं. द कलर्स फैसिनेटेड हर. उस दीवार पे कुछ कलर्स थे, कुछ रंग थे, जिससे उसका दिमाग उधर गया. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. जो उस पे क्या बना हुआ था? हॉर्स, घोड़ा. और घोड़ा कौन से कलर का होता है? ब्राउन. ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का होता है. तो उसने उसको किससे रिलेट किया? उस घोड़े को किससे रिलेट किया? किस घोड़े से रिलेट किया जिसके ऊपर कौन बैठ के उनके विलेज में आया था? तहसीलदार। तहसीलदार. अब आप ये देखो, मैं आपको हाँ. सो हाउ डू यू नो कि अभी हम हम जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की एरा की बात कर रहे हैं, वो टाइम है जब घोड़ों पे लोग इधर से उधर जाया करते थे. दैट मीन्स तो इंजन रिलेटेड, जो इंजन ड्रिवन जो व्हीकल्स होते हैं, इंजन ड्रिवन व्हीकल्स का मतलब जो कि इंजन जिन्हें चलाता है, जैसे कार्स हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ये सब नहीं थे उस समय. तो हम कौन से समय की बात कर रहे हैं? घोड़े की बात सुनकर कि घोड़े पे तहसीलदार आया था. आई एम सो सॉरी बेटा. घोड़े पर तहसीलदार आया था, इससे पता चलता है कि हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. अगर आपको ऐसा प्रश्न आए कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत पुरानी टाइम की बात कर रहे हैं, जब और उस टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे. ठीक है बेटा. तो इस हॉर्स को उसने उस घोड़े से रिलेट किया. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. अब विलेज में घोड़े पे जाना तो पे तो नहीं जाते, बट घोड़े कार्ट होती है एक, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई या बैल गाड़ी हो गई, तो विलेज में आपको वो तो देखने को तो मिलेगा ना. तो लेकिन वो घोड़े पे आया, तो हम समझ गए कौन से समय की बात है. फिर उसके पड़ोस में कौन बंधी हुई थी? गोट, बकरी. ठीक है. तो उसने गोट जो है वो कौन से कलर की है यहाँ पर?
ब्लैक। ब्लैक थी। तो उसने उस ब्लैक गोट को किससे कंपेयर किया? जो उनकी नेबर के पास गोट था। ये दिखा है ना, द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। ठीक है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। तो जहां पर उसने आम के बगीचे में, आपको पता है आम खाता है ये तोता, है ना, तो उसने वहां पर वो पैरेट देखा जो कि वो नॉर्मली पैरेट्स को देखा करती थी आम के बगीचे में। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय बनी हुई थी जिसका चित्र बना हुआ था दीवार पे, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उनकी गाय लक्ष्मी। तो लक्ष्मी गाय का 2 बार रेफरेंस आया है, 2 बार रेफरेंस आया है। पहला रेफरेंस का मतलब पता चल गया है ना आपको? अभिषेक आप पूछ रहे थे रेफरेंस का क्या मतलब है। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो मैंने नहीं पूछा था। कि वो पहले ही उस बात को कहा गया है। तो कहा गया? एक बार जब उसको खींच के ले जा रहे थे स्कूल, तो ऐसे ही वो गाय को लक्ष्मी को लेके गए थे। और दूसरी बार वो जब उस एक काव का चित्र अपने स्कूल की दीवार पे देखती है, वॉल पे देखती है, तब उसको लक्ष्मी याद आती है। ठीक है, समझ आ गया इतना? अच्छा, अब यस मैम। ओके, तो भोली का पहला इंटरेस्ट इन चीजों में था। उसके बाद वो रोई क्यों? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन व्हाई डिड शी क्राई इन द स्कूल? यहाँ पे टीचर का बहुत बड़ा रोल है। वो क्यों रोई? आपको पता है वो स्टैमर करती थी, है ना, स्टैमर करती थी, वो अटक अटक के बोलती थी। और जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहला प्रश्न टीचर का क्या होता है आपसे? आपका नाम क्या है? ऑब्वियसली आप टीचर का नाम जानते हो, टीचर आपका नाम पूछती है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन अ स्कूल इज व्हाट इज योर नेम, जो कि आपकी टीचर पूछती है। एंड जब उससे पूछा गया तो उससे नहीं बोला गया, बिकॉज बाय बर्थ वो स्टैमर करती थी। और इसीलिए उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बोल पाई। लेकिन उसके अंदर अगेन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया था, अब उसके एक कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बिकॉज जो टीचर है, शी गिव्स हर कॉन्फिडेंस कि वो बोल सकती है। वो मजाक नहीं उड़ाती, वो उसके साथ सहानुभूति रखती है और उसको पूरा प्रोत्साहित करती है। शी मोटिवेट्स, एम्पैथी। एम्पैथाइज करती है, मोटिवेट्स हर। ठीक है ना? ओके। और वो उसको प्रोत्साहित करती है कि वो नाम अपना ठीक से बोल पाए। राइट? ओके यस मैम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसमें द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड सूदिंग। उसको टीचर की अपनी अध्यापिका की जो है, टीचर की जो आवाज थी, वो बहुत सॉफ्ट एंड सूदिंग लगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूदिंग हियर एंड व्हाई डिड शी फील लाइक दैट? ऐसा क्यों था? वेरी सिंपल। मैम क्योंकि पहली बार भोली से कोई प्यार से बात कर रहा था। राइट। उसकी अपनी माँ भी बहुत अजीब तरीके से उससे बात करती थी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मदर, शी वाज नॉट एग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि उसको भेजा जाए स्कूल, वो नहीं भेजना चाह रही थी। ठीक है। उसकी मदर उसको इग्नोर करती थी, उसको ढंग से साफ सुथरा नहीं रखती थी, पुराने कपड़े पहनने को देती थी। शी वॉज नॉट पेड अटेंशन, मतलब उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब स्कूल में जब पहली बार उससे नाम पूछा जाता है तो वो स्टैमर करती है, लेकिन उसकी टीचर उसको बहुत प्यार से हैंडल करती है। और अपनी टीचर की आवाज उसको बहुत सूदिंग लगती है, उसको बहुत आराम मिलता है, शांति मिलती है कि कोई उससे पहली बार लाइफ में प्यार से बात कर रहा है। इट टच्ड हर हार्ट, बिकॉज पूरी लाइफ उसने ऐसी ही बिताई थी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी 3 लाइनें आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके। इट इज वेरी गेट अप, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। उसकी भोली को ये क्यों लगा
पहली बार उसको ऐसा लगा कि कोई उस पे कोई उसको ऑर्डर नहीं कर रहा है। उसकी टीचर की आवाज इतनी सूदिंग थी कि जब उसकी टीचर ने उसको बोला कि उठो, तो उसको ऐसा नहीं लगा कि उसकी टीचर उसको डांट के डपट के बोल रही है खड़ी हो जाओ। ठीक है, जब उन्होंने उससे नाम पूछा। ओके, तो उसने पूरी उससे कठिनाई से फिर बोला। अब जब वो लड़की बड़ी हो गई, अगेन देयर वाज अ, ये तो पूरा स्कूल का है, आप लोग पढ़ चुके हो स्कूल में, सो वी आर नॉट रीडिंग इट। नाउ कम टू द पार्ट 2। द इयर्स पास्ट का मतलब समय बीता। विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। अब ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे लगा कि विलेज जो है एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया? एक छोटा सा, एक छोटा शहर बोलो, उसमें कन्वर्ट हो गया गांव। कैसे लगता है? टाइम हो गया आपका, मेरे को मालूम है, बस ये लास्ट ईयर कर लेते हैं। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम द हाई स्कूल। जिस प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ती थी, अब वो क्या बन गया था बेटा? हाई हाई स्कूल। स्कूल। में क्लासेस ऐड हो गई थी, एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। और एक टिन की छत के नीचे एक सिनेमा भी खुल गया था मूवीज देखने के लिए। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल का मतलब होता है जैसे सूत, क्या बोलते हैं, जैसे सीड होता है, आपने देखा कॉटन सूत, जो होता है, रुई होती है, कपास, क्या बोलते हैं उसको, रुई होती है ना। यस मैम, अगर देखा रुई है। को पकड़ो तो रुई के यस बीच मैम, में, कपासी बोलते हैं। कपास बोलते हैं ना बेटा, ठीक है, तो उसके बीच में एक ना सीड होता है, आपने देखा है? सीड होता है, यस मैम। तो यस मैम उससे, होता है। हाँ, उसको अलग किया जाता है उससे। तो वो भी मिल भी खुल गई थी। और फिर एक ट्रेन भी आ गई थी, मेल ट्रेन बिगेन। मतलब मेल मतलब अभी तक इस विलेज में कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर जो पत्र जो आप लिखते हैं, है ना, एक बाहर की दुनिया से आपका संपर्क होना, कनेक्शन होना, वो नहीं था। दैट वाज नॉट देयर एट ऑल। तो अब जो है एक मेल ट्रेन भी स्टार्ट हो गई थी, मतलब वहां पर आके रुकने लगी थी रेलवे स्टेशन पे। वहां से गुजर के नहीं निकल जाती थी, रुकने लगी थी। अब वो भी एक रेलवे स्टेशन बन गया था। सो लुकिंग एट दिस, अब वो विलेज विलेज नहीं रहा था, विलेज भी अब चेंज हो गया था इनटू अ स्मॉल टाउन। ठीक है, और अब जब ये लड़की बड़ी हो गई तो फिर उसकी शादी की बात हुई। ये हम आगे का, अब इट्स 8:31, बाद में पढ़ेंगे। मैं यहीं पे अपना आज का जो है लेसन जो है यहीं पे ही रोकती हूँ बेटा। पेज नंबर 135 से वी विल कंटिन्यू, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस। कल है हमारी नेक्स्ट क्लास, कल मैं ये कंप्लीट कर दूंगी लेसन। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, गुड नाइट मैम। यस मैम। आई विल कम बाय बैक। मैम। बाय बेटा। बाय एक मैम, गुड नाइट। आप जाइए नहीं, क्योंकि हो सकता है संगीता मैम कोई बात करना चाहे। संगीता मैम, आपने इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दी है? आई थिंक मैम ने